10 लाख लोगों की मौत हुई थी अमेरिका में। 1 मिलियन पीपल डाइड इन द कोविड। और उसमें कह रहे हैं कि 74% लोग जो हैं, ये जो इनके द्वारा जो बेचे गए थे मॉडर्ना फाइजर, उनकी वजह से मौत हुई है। ये इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा क्रिमिनल है। इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है, लेकिन चूंकि ये पैसे का सोसा खोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कोई बात नहीं, फंसा के मारने से बेहतर है इससे पैसे तहसील लो, तो पैसे ले रहा है, इससे लूट रहा है, बदले में इनको अभयदान दे रहा है एंथनी फॉची। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको अभयदान मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी इनके खिलाफ है, एंथनी फॉची और बिल गेट्स के खिलाफ है, बहुत बड़ी लॉबी। और इसलिए वॉर भी अभी शांत हुआ है ईरान का, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब ये दूसरा मामला शुरू कर दो, इसलिए वहां पर हियरिंग शुरू हो गई। कोविड के जमाने की हियरिंग शुरू है, लेकिन भारतीय मीडिया आपको रिपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको फॉक्स का, ईटी का, सीएनबीसी का, सीबीएस का, जितने भी चैनल हैं सब में आपको दिख जाएंगे। आप यूट्यूब पे चले जाइए, आपको मिल जाएंगे सेनेट हियरिंग्स। उनके साथ स्मृति ईरानी का इस तरह से एडवांस होना ठीक नहीं था। मैं आज भी कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को इस बात का कोई इल्म नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी कि बिल गेट्स के और क्या क्या काम है। ये सिर्फ यही समझती होंगी कि बिल गेट्स जो है वो एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, बड़ा दयालु किस्म का व्यक्ति है, और वो दया का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है, लोगों को बचाना चाहता है, लोगों को सेहतमंद बनाना चाहता है, एजुकेशन, गरीब आबादी को एडुकेट करना चाहता है, जिसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है उनको एजुकेशन देना चाहता है। बस यही जानती होगी स्मृति ईरानी बिल गेट्स के बारे में। स्मृति ईरानी ये नहीं जानती होगी कि 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्यों बना, और उस बनने के बाद इन्होंने फिलैंथ्रोपी नहीं की, दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में स्टेक खरीदे। आज भारत में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में इनके पैसे लगे हुए हैं। जो वैक्सीन बनाने वाली जो 2 कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, दोनों में मेजर स्टेक्स है इनका वैक्सीन के निर्माण में। 80% सीरम में, 60% से ऊपर भारत बायोटेक में। लेकिन चूंकि आपको नहीं मालूम है, हम ये जानकारी अपने तरीके से देते रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहे हैं। अब खैर प्रधानमंत्री को सारी जानकारी है। उस वक्त यही लोग जो लॉबिस्ट थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुमराह करने की कोशिश किया कि ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत के बारे में सोच रहे हैं, ये इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है। हालांकि आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर चर्चा कर देते हैं। लाए इनको मनमोहन सिंह 2006 में, लेकिन उसी मनमोहन सिंह सरकार ने 2009 और 10 में इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, जब इन्होंने बिना किसी की अनुमति से ट्राइबल बच्चियों पर, स्कूली छात्राओं पर एक वैक्सीन का ट्रायल किया और 9 से 10 बच्चियां मर गई। पार्लियामेंट की कमेटी गई, उन्होंने जांच किया, जांच के बाद पार्लियामेंट को रिपोर्ट किया, उसके बाद इनके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा। लेकिन फिर कुछ दलालों ने, फिर सत्ता में घूमने वाले दलालों ने इनके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को फिर अनुमति दिलवा दी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2006 में भारत सरकार के साथ मिलकर के मनमोहन सिंह लाने वाले हैं, श्रीमान मनमोहन सिंह। बड़े तो वो तो मनमोहन सिंह के बारे में जितनी चर्चा की जाए कमी है साहब। उन्होंने तो पूरी तरह से खोल दिया भारत को बिकने के लिए, भारत को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पूरी तरह से कब्जा कर चुका है मित्रों, पूरी तरह से। इनके यहां काम करने वाले लोग नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी के मेंबर हैं, एनके अरोड़ा, जो कोविड के दौरान सलाह दे रहा था भारत सरकार को। तो मैं मोदी जी का दोष नहीं मानता हूं, अन्य किसी का दोष नहीं मानता हूं कि वो पॉलिटिशियन है, उनको क्या पता कि कौन सी दवा का क्या असर हो सकता है। लेकिन जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए मोल थे, जो दलाल थे, जो इनके पेरोल पे काम कर रहे थे, उन्होंने धीरे 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 हमारे सरकार के, सत्ता प्रतिष्ठान के सारे इंस्टीट्यूशन को इनके कब्जे करवा दिया, बिल गेट्स के कब्जे करवा दिया। आज भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ ये डायरेक्ट कोलैबोरेशन में, डायरेक्ट। और कहा जा रहा है कि हमको पैसे नहीं है, वो पैसे देते हैं। वो पैसे देता नहीं है, हमसे पैसे लेता है, लूटता है, वो हमारे ही जेब से पैसे ले जाता है और फिलैंथ्रोपी के नाम पर हम ही को पैसा लौटाता है। इतना बड़ा ये फ्रॉड है।
और पूरे डंके की चोट पर मैं बिल गेट्स के बारे में लगातार पिछले 6 वर्ष से बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूअसली। तो उनके साथ स्मृति ईरानी का जो भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं आज फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि स्मृति ईरानी को निश्चित रूप से बिल गेट्स के कृतित्व की जानकारी नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर जानकारी हो जाए तो स्मृति ईरानी एंटी नेशनल होंगी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं और आप भी नहीं सोचेंगे। मेरा भी मानना है कि स्मृति ईरानी एंटी नेशनल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो है भी नहीं, मैं मानता भी नहीं हूं ऐसा। तो होता है कई बार आपको जानकारी नहीं होती है, आप दुनिया के बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, अरे बाप रे दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना अरबपति आ गया हमारे यहां, वो हमको मदद कर रहा है, तो आपकी नैरेटिव बदल जाती है, आप उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं, उसके डार्क साइड को आप एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं। ऐसा हो सकता है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट स्मृति ईरानी के लिए जा सकता है, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी ऐसे नहीं चलती है। खुफिया एजेंसी अपना काम करते रहती है, और जब से क्यूबाइड नेटवर्क ने यह सूचना देने का काम किया, हमारी खुफिया एजेंसी बहुत अलर्ट है। और मैं बड़ी विनम्रता से यह कहता हूं कि पूरे देश में अकेला नेटवर्क है क्यूबाइड नेटवर्क, अकेला, जिन्होंने भारत सरकार को और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को लगातार यह सूचना देने का काम किया कि देखिए ये लोग, ये संगठन हमारे देश के लिए अहितकर है, हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है, ये गलत तरीके से हमारी सरकार में घुस करके, मोल बन करके, बिके हुए कुछ ब्यूरोक्रेट्स, बिके हुए कुछ डॉक्टर्स, बिके हुए तथाकथित साइंटिस्ट, सो कॉल्ड जर्नल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उसमें इन लोगों ने अपने अपने आदमी को भर दिया है और हमारी गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया, माना। शुरुआत में जब हम कह रहे होंगे तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अरे भाई तो विरोध में आ गए हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो उनके साथ बोल रहे हैं, मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि बात को समझिए, सरकार के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सरकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्मृति जी को भी नहीं भान होगा, मैंने बहुत मजबूती से ये आलोचना झेलते हुए, ये लोगों की आलोचना मोल लेते हुए, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, जो बात सच है वो तो कहना ही पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि स्मृति ईरानी की ये बात, और मैं स्मृति जी से भी यह अनुरोध करता हूं कि जितना जल्द हो सके आप बिल गेट्स से दूर हो जाइए। राम माधव जी भी उस लॉबी में हैं, ध्यान रखिए आप, राम माधव जी भी उस लॉबी में हैं। और इसलिए अगर जितना जल्दी, मुझे नहीं मालूम कि ये कितने दूर तक है उस लॉबी के साथ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लोग चर्चा करते हैं, मेरे पास इनपुट्स आते रहते हैं। देखिए मीडिया के पास भी इनपुट्स आते रहता है डिफरेंट सोर्स से, तो मेरे पास इनपुट्स आते रहते हैं, और हमारी भी हमारे जो आउटसाइड रिसर्चर्स हैं वो बढ़िया शोध करके देते हैं। तो ये भी जो एंट्री हुई है, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की वजह से इनको ये मिला हो, लेकिन वही फिर कोई इंटरनेशनल लॉबी भी काम कर रही हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि स्मृति जी अब सरकार का हिस्सा नहीं होंगी, कैबिनेट में नहीं जाएंगी, ये बात तो तय है। हां, अगर वो अपना स्पष्टीकरण देती हैं, कोई इस तरह की बात नहीं। स्मृति जी फ्रीक्वेंट स्विट्जरलैंड जाती थी, वो बतौर एक्टर नहीं जाती थी, इसलिए बहुत सारी बातें उनको मालूम नहीं होंगी। आज भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देता हूं और उनकी नई जिम्मेदारी के लिए उनको शुभकामना भी देता हूं। लेकिन स्मृति जी अगर दोबारा वापस आई हैं, निश्चित रूप से उन शक्तियों की कहीं ना कहीं पीछे से पुश होगी। सरकार को, अगर ऐसी बात है तो सरकार को चाक चौबंद रहना चाहिए, और स्मृति जी से अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज उस मार्ग को छोड़ दीजिए, वो हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।